दक्ष और गुलजीत से कुछ ही दूरी पर सुहासिनी और उसकी महिला योद्धा भी खड़ी थी। दक्ष और गुलजीत इनसे अनजान प्रेमालाप में व्यस्त थे। सुहासिनी ने गौर से दोनों बूढ़ों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दोनों भले ही बूढ़े हो गए हैं, लेकिन दोनों का प्यार अब भी जवान और खूबसूरत है। रश्मि भी मुस्कुराने लगी। काफी देर बाद दक्ष और गुलजीत अलग हुए और उन्होंने मध्य क्षेत्र की यात्रा शुरू कर दी। 4 दिनों की यात्रा के बाद दक्ष और गुलजीत मध्य क्षेत्र पहुंच गए। सुहासिनी भी मध्य क्षेत्र पहुंची थी। केंद्रीय सत्ता में पहले ही खबर फैल चुकी थी कि मानव योद्धाओं ने अमर पिशाचों को हरा दिया है और मानव योद्धाओं में सुहासिनी शामिल थी। झुंझुनू के हर हिस्से में दक्ष की तारीफ की जा रही थी। मध्य क्षेत्र पहुंचने पर सुहासिनी और उसके साथी महिला योद्धाओं का जोर शोर से स्वागत किया गया। कम क्षमता वाले योद्धा सुहासिनी के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो सभी डर गए और सुहासिनी के सामने नजरें उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। सुहासिनी के चेहरे पर अहंकार का भाव साफ तौर पर दिख रहा था। सुहासिनी के ऐसे भाव के पीछे की वजह को दक्ष अच्छी तरह से समझ रहा था। सुहासिनी ने जब से झुंझुनू को छोड़ा था, उस समय उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ चुकी थी। सभी योद्धाओं ने अपने सर को नीचे रखा था। दक्ष ने भी अपना सर नीचे कर लिया। ठीक उसी समय सुनहरे रंग की राजसी पोशाक में एक महिला वहां पहुंच गई। दक्ष ने भले ही नजर उठाकर उसे नहीं देखा, लेकिन वो उसकी आध्यात्मिक आभा को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। दक्ष ने गुलजीत को आध्यात्मिक संदेश भेजा, मृणालिनी आ चुकी है, वो निश्चित रूप से हम दोनों को पहचान लेगी। गुलजीत डर गई। उसने आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से कहा, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृणालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो सुहासिनी, अपना भाला वापस पाकर तुमने एक बार फिर केंद्रीय सत्ता की मर्यादा की रक्षा की है। सुहासिनी ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुकाया और कहा, वरिष्ठ, आप खुद यहां क्यों आई हैं? मृणालिनी ने कहा, मैं तुम्हारा स्वागत करने और बधाई देने आई हूं। सुहासिनी को मृणालिनी की बातें अजीब लगी। मृणालिनी और सुहासिनी भले ही महारानी चिनाई के विश्वास पात्र योद्धा थी, लेकिन मृणालिनी की स्थिति सुहासिनी से कई गुना अधिक बेहतर थी। शारीरिक क्षमता और युद्ध क्षमता के मामले में भी मृणालिनी की स्थिति बहुत अच्छी थी। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि वैभव पहाड़ी पर उसने अपनी क्षमता को कई गुना बेहतर किया है, तो वो सामान्य महसूस करने लगी। सुहासिनी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में मानव योद्धा सहित हाथी घोड़े पहुंचे थे। इस भव्य स्वागत से सुहासिनी गदगद हो गई थी। तभी दक्ष को एक आध्यात्मिक संदेश मिला, आज रात सोम मंडप में मिले। दक्ष ने मृणालिनी को देखा। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली और फिर वो आगे बढ़ गया। दक्ष ने मन ही मन सोचा, मृणालिनी ने मुझे पहचान लिया है। इसका मतलब है कि उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि मैं भी मध्य क्षेत्र आ रहा हूं। वो सुहासिनी का स्वागत करने के लिए वहां नहीं आई थी। असल में वो दक्ष का इंतजार कर रही थी। अपने साथी सुहासिनी के द्वारा खोजे जाने से दक्ष खुश था, लेकिन उसे इस बात की भी चिंता सता रही थी कि अन्य योद्धा के सामने उसकी पहचान उजागर हो सकती है। दक्ष को एक और चीज की चिंता सता रही थी कि यदि मृणालिनी को पता है कि दक्ष किस दिशा में बढ़ रहा है, तो समुदाय के वरिष्ठों को भी इसकी जानकारी मिल चुकी होगी। दक्ष ने गुलजीत से कुछ भी नहीं छिपाया। मुझे मृणालिनी ने रात में मिलने के लिए बुलाया है। गुलजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बढ़िया है, आप जाओ मिल लो उससे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? गुलजीत ने कहा, मृणालिनी और आपके बीच का संबंध मुझे अच्छी तरह नहीं पता है, लेकिन इतना जानती हूं कि मृणालिनी कोई भी अनैतिक काम नहीं करेगी। एक पल की चुप्पी के बाद गुलजीत ने अपनी बातें जारी रखी। उसने तुम्हें इसीलिए बुलाया है ताकि वो तुमसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सके। दक्ष अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने कहा, यहां से जाने से पहले मेरी मां तुम्हारे साथ ही थी ना? दक्ष की बातें सुनकर गुलजीत के चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दबाजी में कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारे निवास पर चलते हैं। कहते हुए दक्ष आगे बढ़ने लगा। दक्ष
जल्दबाजी में दिख रहा था, लेकिन गुलजीत के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दक्ष के मन में कई आशंकाएं भरी हुई थी। उसे डर था कि उसकी मां को किसी ने अपहरण कर लिया है। गुलजीत और दक्ष ने इस समय अपना भेष बदल रखा था, इसीलिए वारिस निवास के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पहचाना नहीं और सोचा कि किसी वारिस योद्धा के ये परिजन हैं, इसलिए उन दोनों को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वारिस निवास की चौखट पर यशोधरा बैठी हुई थी। उसकी आंखें वास्तव में किसी का इंतजार कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मां यशोधरा बेहद कमजोर लग रही थी। अपनी मां की स्थिति को देखकर दक्ष दुखी था। उसकी आंखें नम हो गई। मां! आवाज सुनकर यशोधरा चौंक गई। उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे मानो बिजली का झटका लगा हो। यशोधरा को ऐसा लगा जैसे वो किसी भ्रम में है। शोभना मलिक यशोधरा के पास ही खड़ी थी। वो अब बड़ी और खूबसूरत हो गई थी। दक्ष और गुलजीत को सामने देखकर उसका चेहरा खिल गया। उसने यशोधरा की बांह पकड़ ली और खड़ा होने में मदद की। सच में मालकिन, स्वामी वापस आ गए हैं। उनकी ओर देखिए, ये कोई भ्रम नहीं है, सच में हमारे सामने स्वामी हैं, शोभना मलिक ने कहा। दक्ष ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और मां यशोधरा के पास पहुंच गया। दोनों की आंखें डबडबाई हुई थी। दक्ष अपनी मां यशोधरा से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से अपनी बातें शुरू करे। दक्ष ने कहा, मां, तुम्हारा बेटा तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया है। अब हम कभी दूर नहीं रहेंगे। यशोधरा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने सच में दक्ष खड़ा है। बरसों से वो अपने बेटे दक्ष का इंतजार कर रही थी। इस दौरान दक्ष के मरने की खबर भी उसे मिली थी। हालांकि उसने कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन एक मां का हृदय ऐसी बातें सुनकर कितना दुखी हुआ होगा, इसे केवल यशोधरा ही समझ सकती थी। बेटू, बेटू तुम वापस आ गए। यशोधरा फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने वास्तव में दक्ष ही खड़ा है। उसने दक्ष को कसकर अपने सीने से लगा लिया ताकि वो खुद को यकीन दिला सके कि सच में उसका बेटा उसके सामने है। मां और बेटे के इस मिलने के बाद दोनों के बीच लगातार बातें होती रही। इस दौरान चौथे भाई नंदकिशोर और बहन प्रियदर्शनी के बारे में चर्चा हुई। यशोधरा ने दक्ष को बताया कि भानुमति भी उससे मिलने के लिए आई थी। भानुमति का जिक्र होते ही दक्ष ने चर्चा बदल दी। गुलजीत ने भानुमति के बारे में दक्ष से पूछा, वो कौन थी और तुम उससे नाराज क्यों हो? दक्ष ने बताया कि वो मेरी दुश्मन है और वो मेरी हत्या करना चाहती थी। यशोधरा ने दक्ष के कंधे को थपथपाते हुए कहा, ऐसा नहीं है दक्ष। तुमने जिस झुंझुनू में जन्म लिया है वहां युद्ध क्षमता और ताकत ही वास्तविक धन है। जिसके पास युद्ध की उच्च क्षमता नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए तुम्हें भानुमति के व्यवहार से दुखी नहीं होना चाहिए था। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपनी मां का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए दक्ष ने गुलजीत को चुप रहने का इशारा किया। अचानक यशोधरा ने पूछा, तुम 2 दिन पहले ही अचानक कहां गायब हो गई? यशोधरा की बातें सुनकर दक्ष चौंक गया, क्योंकि गुलजीत लंबे समय से दक्ष के साथ थी। उसे समझ नहीं आया कि यशोधरा उससे ऐसा क्यों पूछ रही है। दक्ष ने गुलजीत को देखा। गुलजीत ने उसे चुप रहने का इशारा किया। माँ जी, मुझे जैसे ही पता चला कि ये मध्य क्षेत्र पहुंचने वाले हैं तो मैं खुद को रोक नहीं सकी और बिन बताए यहां से चली गई, गुलजीत ने कहा। दक्ष के मन में पहले से ही गुलजीत की वास्तविक पहचान को लेकर आशंका थी। दूसरी तरफ गुलजीत ने भी भेष बदलने की तकनीक का प्रदर्शन किया था, इसीलिए दक्ष की आशंका और बढ़ गई। वो उठा और गुलजीत के साथ एकांत में चला गया। तुम वास्तव में कौन हो और मां ने ऐसा क्यों कहा कि तुम 2 दिन पहले ही गायब हो गई थी, जबकि सच्चाई तो यह है कि तुम मेरे साथ लंबे समय से थी? दक्ष ने सख्त लहजे में पूछताछ की। मैं कुछ भी नहीं छिपा रही हूं, आप मुझ पर यकीन करें। मैं कोई और नहीं बल्कि गुलजीत ही हूं। गुलजीत की आंखें भर आई। जब जब दक्ष ने गुलजीत पर आशंका जताई तब तब गुलजीत ने भावुक होकर अपने प्रेम और समर्पण को प्रमाणित करने की कोशिश की। दक्ष आज गुलजीत को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं था। उसने पूछा, तो फिर मां ने ऐसा क्यों कहा? गुलजीत ने लंबी सांस ली और कहा, वारिस के प्रशिक्षण के दौरान मुझे किसी ने बताया कि आप किसी और महिला के साथ संबंध में हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उसने एक ज्योतिषी को भी यहां लाया। मैं बुरी तरह से टूट गई और बीमार पड़ गई थी।
कई महीनों तक मैं इसी कमरे में पड़ी रही। इस दौरान मां ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन मां ने खुद की जीवन यात्रा के बारे में बताया और यह भी बताया कि आपके पिता सेना नायक मलिक से प्रेम पाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। एक पल की चुप्पी के बाद गुलजीत ने अपनी बातें जारी रखी और कहा, जब मां अपने प्रेम को पाने के लिए संघर्ष कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं। उनकी बातों से प्रेरणा लेकर मैंने अपने आध्यात्मिक शरीर को यहीं छोड़ दिया और आपके पीछे पीछे पहुंच गई। मां का कहना सही साबित हुआ। आपने योद्धाओं की भीड़ के बीच में मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दक्ष को अब भी गुलजीत की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे आशंका थी कि गुलजीत निश्चित रूप से कुछ न कुछ उससे छिपा रही है। हालांकि उसने इस संबंध में अधिक बातचीत नहीं की। दक्ष एक बार फिर मां के पास पहुंच गया। दासी साधिका ने सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर परोसा। शोभना मलिक ने दासी साधिका की मदद की। खाना परोसे जाने के बाद दक्ष ने शोभना की ओर देखते हुए कहा, शोभना तुम भी बैठो, आज हम सभी साथ में खाना खाते हैं। भगवान, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपके सामने भोजन कैसे कर सकती हूं? शोभना घबराई हुई सी लग रही थी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ भोजन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और मुझे भगवान मत कहा करो। मैंने पहले भी तुम्हें ऐसा कहने से मना किया था ना। शोभना मलिक ने अपना सर हिलाया और सहमति जताई। झिझकना खत्म करो और आओ, मिलकर भोजन करते हैं। यदि तुमने साधिका के हाथों का भोजन नहीं किया तो तुम्हें इसके लिए जीवन भर मलाल रहेगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। शोभना मलिक को दक्ष ने नीलामी में खरीदा था, लेकिन उसकी क्षमता तेजी से विकसित हुई थी और अब वो अर्ध ब्रह्मांड मंडल की योद्धा बन चुकी थी। लेकिन वो हमेशा दासी के रूप में दक्ष की मां यशोधरा की सेवा करती रहती थी। दक्ष ने कभी भी उसे अपना दास नहीं माना। एक गुरु की तरह उसके साथ वो व्यवहार करता था। खुशी खुशी शोभना बैठ गई। दक्ष के लिए इससे अच्छी शाम कभी नहीं बीती थी। दक्ष चाहता था कि वो समस्त दुनियादारी से दूर इसी तरह अपनी मां के साथ बैठा रहे, लेकिन दक्ष और युद्ध एक दूसरे के पूरक थे। अचानक सोन मंडप के बाहर खतरे की आभा महसूस हुई। दक्ष चौकन्ना हो गया। कौन है जो दक्ष का पीछा करते हुए सोन मंडप तक पहुंच गया?